मेरा नाम है साहिब आलम और ये है मेरी कहानी। ये तो नहीं जानता कि ये नाम मुझे किसने दिया, पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस नाम का मतलब है संपूर्ण जगत का राजा। Hello my viewers, I am here to represent the further story of the part 1 chapter 2 Lost Spring, and in the earlier paragraphs we read about the author Anis Jung and Sahib Alam, who was a rag picker, and the narrator had also explained about the tradition of stay barefoot. And in this video we will read about Simapuri, that is living place of rag pickers. And we will be able to know what is the lifestyle of the rag pickers and what is the medium of their survival. 30 years later, 30 सालों के बाद, I visited his town. Anis Jung saying that after 30 years, when the time passed away and the writer visited again the same town and temple, but the temple was erected, which was not drowned in air of डिसोलेशन। मीन्स 30 सालों के बाद जब मैंने वहाँ पर विज़िट किया उस सेम टाउन का और उस टेम्पल का, जहाँ पर वो बच्चा एक था जो प्रिस्ट का बेटा था और वो मंदिर में जाकर भगवान से अ पेयर ऑफ सू के लिए प्रे करता था, तो वहाँ पर उस जगह पर दैट वाज द प्लेस ऑफ यूडीपी, एंड यूडीपी इज़ अ सिटी इन द साउथ वेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, मीन्स 30 सालों के बाद राइटर फिर से कर्नाटका में जाती है विजिट करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने देखा विच वॉज नॉट ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, कि अब वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, जो सिचुएशंस हैं, दे हैव बीन टोटली चेंज्ड। सो द राइटर इज टेलिंग दैट द एंटायर सीन ऑफ दैट प्लेस इज कर्नाटका, दैट हैड बीन टोटली चेंज्ड बिकॉज देयर वर नो एनी टेम्पल नाउ। In the backyard where the priest, there were red and white plastic chairs. अब जब राइटर वहाँ पर विजिट करने जाती है 30 years later, तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक के चेयर्स थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड ग्रे यूनिफॉर्म, और वहाँ एक छोटा सा बच्चा जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में था, उसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहन रखा था। वियरिंग सॉक्स, उसने सॉक्स भी पहन रखे थे, एंड शूज, और जूते भी पहन रखे थे। लिसन, the writer is telling about shoes and socks. Why? Because before 30 years there were no tradition of wearing socks and shoes, and after 30 years the entire scene of that place had been totally changed. आपने देखा कि हमने पीछे स्टोरी में देखा कि 30 साल पहले की बात जब राइटर करती है तो उन्होंने बताया कि प्रिस्ट के खुद के बेटे के पास अ पेयर ऑफ शूज़ नहीं थे, और वो मंदिर में जाता था तो भगवान जी को प्रे करता था कि गॉड उसको क्या करे, प्रोवाइड करे पेयर ऑफ शू। और अभी जब वो राइटर 30 ईयर्स के बाद वहाँ विजिट करने जा रही है, देन शी नोटिस दैट एंटायर सीन ऑफ द यूडीपी दैट लाइज इन कर्नाटका, द सीन ऑफ द यूडीपी had been totally changed because there were plastic chairs and socks and shoes. Wearing boy arrived panting and threw his school bag on a folding bag. Arrived panting, panting means कि वो दौड़ करके अपने घर में प्रवेश किया, and threw his school bag on a folding bed, और उस बच्चे ने क्या किया, अपने स्कूल बैग को निकाल करके फोल्डिंग बेड रखा हुआ था उस पर अपने बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे वो बात याद आ गई, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। Anis Jung is saying that to see the boy, I remembered the prayer of another boy had made to the goddess, कि मैंने एक ऐसे बच्चे की स्टोरी मुझे याद आई जिस बच्चे ने भगवान को प्रे किया था जूते के लिए, और जब उसको अ पेयर ऑफ शू मिल जाता है तो उसने भगवान को फाइनली एक बात और कही, लेट मी नेवर लॉस देम, कि हे भगवान जी अब मेरे पास जूते आ गए हैं तो ये जूते आप कभी मुझसे छीनना मत, मतलब मेरे जूते कभी अब गुम ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जी ने उसकी प्रेयर को ग्रांटेड कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और अब जो ये बच्चा है लग रहा था कि उसकी की हुई जो प्रेयर है वो ग्रांटेड की गई है। यंग बॉयज
लाइक सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और अब ये जो छोटा बच्चा है जो कि प्रिस्ट का बच्चा है उसने जूते पहन रखे हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. Anis Jung saying that now many other boys who lives in the neighborhood and the boys who were rag pickers remain shoeless. मीन्स अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनीस जंग के पड़ोस में रहते हैं और वो रैग पिकर्स हैं. इवन क्या करते हैं, उनका ये काम होता है कि वो कूड़े बीनते रहते हैं, कूड़ों में से कुछ ना कुछ सामान ढूंढते रहते हैं. अभी भी उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शूलेस है, जिनके पास अभी भी जूते नहीं हैं. Now I am going to explain another paragraph. My acquaintance means परिचय, with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. अनीस जंग is saying that अब मेरा जो barefoot बच्चों के साथ रैग पिकर्स जो barefoot है, जो नंगे पाँव चलते थे, उनके साथ मेरी अब कुछ परिचय हो गई थी, पहचान हो गई थी. और उनके साथ अब मैं कहाँ जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ सीमापुरी. अब वो सीमापुरी में विजिट करने जा रही हैं. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट, जो कि दिल्ली के सीमा से कुछ मीलों दूरी पर है. हियर द राइटर अनीस जंग इज टॉकिंग अबाउट सीमापुरी नियर दिल्ली वेयर साहिब आलम लिव्स विद हिज फैमिली. दोज हू लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. मीन्स यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये परमानेंट यहाँ के रहने वाले नहीं हैं. जो साहिब हैं और जितने भी रैग पिकर्स हैं ये यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नेटिव नहीं हैं. एंड केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. इन बांग्लादेश में 1971 में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जब वो अपने कंट्री को छोड़ करके यहाँ सीमापुरी में आकर एडजस्ट हो गए, रहने लगे. साहब फैमिली इज अमॉन्ग देम, और साहब का परिवार भी उनमें से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक वाइल्डर एरिया था. इट स्टिल इज, और आज भी ऐसा है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब सीमापुरी खाली नहीं है. हालांकि वो वाइल्डर एरिया है बट वहाँ पर इतने ज़्यादा रहने वाले लोग हो गए हैं कि वो एरिया अब खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड ट्रिपोलिन, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं. उनके जो छत हैं वो टीन के बने हैं और बाकी उसमें ट्रिपोलिन भी लगे हुए हैं. डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, खुली हुई नालियाँ हैं. मीन्स जो ये बच्चे हैं ये द रैग पिकर्स बिलोंग टू द स्लम एरिया. यू नो अबाउट स्लम एरिया? स्लम एरिया जस्ट लाइक देयर वर ओपन ड्रेनेज एंड सीवेज एंड हट टाइप हाउसेज एंड all area was full of dirt and rag pickers and garbage and all. In a structure of mud with roofs of tin, tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water, lived 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. Means यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो 10,000 रैग पिकर्स हैं. कितने रैग पिकर्स रह रहे हैं? 10,000. And they have lived here फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और ये कोई अभी से नहीं, पिछले 30 सालों से रह रहे हैं. विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के रह रहे हैं. विदाउट परमिट्स, वो बिना किसी परमिट के रह रहे हैं. बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स है. दैट गेव दियर नेम्स ऑन वोटर्स, और जिस वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है. लिस्ट एंड इनेबल देम बाई ग्रेन, और जिस वजह से वो क्या है, योग्य है, इनेबल है, राशन लेने के योग्य हैं, वो राशन भी खरीद सकते हैं, वो राशन कार्ड है उनके पास. इस वजह से What is more important for survival than an identity? उनका मानना है कि एक आइडेंटिटी, एक पहचान पत्र से ज़्यादा मायने जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए राशन, जो भोजन है, हमें अन्न की ज़रूरत कहीं ज़्यादा होती है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के ख़त्म होते होते वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक, यदि हम दिन के ख़त्म होते होते अपने परिवार का पेट भर सकते हैं और हम बिस्तर पर सोने खाली पेट नहीं जाते हैं. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ की ऐसी भूमि है जो कि हमें ग्रेन नहीं दे सकती, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं वो वाइल्डरलेस एरिया रहता है. Say a group of women in tattered sarees. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, वहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने टैटर्ड साड़ी में थी, वो टैटर्ड मीन्स फटे पुराने, उनकी साड़ियाँ फटी पुरानी थी. उन महिलाओं के ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने अपने इतने सुंदर से लैंड को, जो कि ग्रीन था और वहाँ पे इतने रिवर्स थे, बिकॉज दे वर बिलोंग्स टू ढाका एंड दे हैव बीन शिफ्टेड इन द सीमापुरी इन 1971. सो अनीस जंग आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाई दे लेफ्ट देयर सिटी.
Whenever they find food, जब कभी उन्हें भोजन मिलता, they pitch their tent and become transit home. जहाँ कहीं भी, wherever, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है वो वहाँ पर पिच करते हैं. क्या मतलब पिच मीन्स होता है गाड़ना. वो अपने तंबू लगाते हैं, टेंट्स लगाते हैं और वही उनका ट्रांजिट होम्स होता है. ट्रांजिट मीन्स स्थानांतरित, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक जगह से दूसरी जगह अपना घर बना लेते हैं. चिल्ड्रेन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे उनमें बड़े होने लगते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे भी उनके सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. एंड द मीन ऑफ द सर्वाइवल इन सीमापुरी, द अनीस जंग इज सेइंग एंड टेलिंग अबाउट दैट रैक पिकिंग मीन्स वहाँ पर सर्वाइवल का एक तरीका था कि वो रैक पिकिंग करते थे. उन्हें गार्बेज में जो कुछ भी मिलता था वो उसे उठाते थे, पिक करते थे और उससे अपना जीवन व्यतीत करते थे. बिकॉज दे वर नो एजुकेटेड एंड नॉट द नेटिव ऑफ द सीमापुरी और डाली, सो दे हैव ओनली वन रिसोर्स ऑफ सर्वाइवल. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. सालों के साथ जैसे जैसे वर्ष बीतते गए ये उन्हें जीवन यापन का एक आर्ट हो गया, उनके जीवन व्यतीत करने की एक कला हो गई. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. स्टूडेंट्स अंडरलाइन द लाइन बिकॉज दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. Garbage to them is gold means all the rag pickers who found garbage and the garbage is gold for them because उनके लिए garbage ही सोना था, क्योंकि वो garbage उनके survival में helpful करता था. because garbage is the only one medium to survival. It is their daily bread. यही उनकी रोजी रोटी थी. daily bread means उनकी रोजी रोटी थी. A roof over their heads, उनके सर के ऊपर छत कैसे संभव था? गार्बेज से, क्योंकि गार्बेज में वो जो कुछ भी पाते थे उनसे अपना डेली रूटीन अपना चलाते थे, जो भी खाते थे, पीते थे, जो भी करते थे. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग, मे बी हो सकता था कि उनका जो रूफ है वो कैसा होता था, वो लीकिंग होता है. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. बट एक बच्चे के लिए उसका अपना घर का, उसका अपना छत बहुत मायने रखता है, चाहे वो टूटी फूटी ही छत क्यों ना हो. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहेब सेज, साहेब जो एक रैक पिकर है वो कहता है कि कभी कभी मुझे एक के सिक्के मिल जाते हैं एंड कभी कभी एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाया करता है. हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें क्या होती हैं? एकदम जगमगा उठती हैं. क्योंकि जो बच्चे हैं रैक पिकर्स वो दिन भर कुछ ना कुछ रैक पिक करते रहते हैं, और यदि उन्हें एक क्वाइन मिल जाए, अदरवाइज़ एक नोट भी मिल जाए, चाहे वो 10 का हो, 5 का हो, तो उनकी खुशी जो है वो थमती नहीं है और उनकी आंखों में भी खुशियाँ चमकने लगती हैं. वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउल मीन्स जब कभी आप कहीं पर भी, इवन आपने भी देखा होगा, आप अपने बचपन में जैसे खेल रहे हो, खेलते खेलते आपको कहीं पे कुछ मिल जाता है तो आप इस होप में और भी वहाँ पर ढूंढते हो कि देखो शायद कुछ और भी मिल सकता है. इन द सेम वे साहब भी कह रहा है कि जब हमें गार्बेज का जो हीप होता है, हीप ऑफ गार्बेज मीन्स होता है कूड़े का ढेर, हीप ऑफ गार्बेज कूड़े का ढेर, तो वहाँ जब हमें कुछ मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउलिंग. तो अनीस जंग भी इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि यदि हमें कहीं पर कुछ मिल जाता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हम और भी ढूंढने का प्रयास करते हैं उस उम्मीद में कि और भी कुछ मिल सकता है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और सेम ऐसा बच्चों के लिए भी हो रहा है. गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स. गार्बेज का जो एक मतलब है वो उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और मतलब है. मीन्स जो गार्बेज है वो पेरेंट्स के लिए कुछ और मायने रखता है और बच्चों के लिए कुछ और मायने रखता है. कैसे? जैसे कि एक बच्चा होता है, जब वो रैप किया हुआ आश्चर्य उसको लगता है. कैसे? फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वॉन्डर, क्योंकि जो गार्बेज होता है वो बच्चों के लिए एक आश्चर्य से लिपटी हुई चीज़ होती है. क्योंकि जैसे बच्चे अगर गार्बेज में कुछ ढूंढते हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि अरे मुझे ये मिल गया, अरे मुझे और भी कुछ मिल सकता है यहाँ. फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बट बड़ों के लिए, जो उनके घर में उनके माता पिता है, उनके लिए वो उनके सर्वाइवल का, जीविकोपार्जन का एक मीन्स, एक साधन हो सकता है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. फेंस्ड मीन्स दीवार होता है. एक सुबह मैंने देखा कि साहेब पड़ोस के एक क्लब के गेट के बाहर खड़ा था. वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और जो साहेब है, बच्चा है, वो गेट के बाहर से ही, पड़ोस में एक क्लब है वहाँ पर बाहर से वो खड़े होकर देख रहा था. 2 यंग मैन हैं जो कि वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए टेनिस, एक गेम टेनिस है उसको खेल रहे थे, और
साहेब उसको खड़े होकर दूर से देख रहा था। क्यों देख रहा था? बिकॉज साहेब वॉज ऑल्सो अ बॉय एंड ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड फॉर प्लेइंग द गेम टेनिस। ही हम्स, वह मन में बोलता है, आई लाइक द गेम, मुझे भी गेम खेलना पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो दरवाजे के पीछे मीन्स जो गेट था उस गेट के पीछे एक दीवार थी, वहाँ दीवार से छिप करके वो उन बच्चों को देख रहा था जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, साहिब इस बात को स्वीकारता है और कहता है कि मैं अंदर जाता, यदि वहाँ अगर कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे झूला यूज करने देता। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी, अनीस जंग जो राइटर है वो मिली है, यहाँ पर आपने पिक्चर में देख रखा होगा कि ये साहिब है और सी इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी अनीस जंग। उन्होंने बता रही है वहाँ ये बात ये बता रही है यहाँ पर कि जो बच्चा है साहिब है उसने भी शूज़ पहन रखे हैं, बट जो उसके शूज है वो उसके शॉर्ट एंड शर्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, बिकॉज शूज आर द डिस्कलर्ड, उसके जो जूते हैं वो उसके रंग उड़ चुके हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। साहिब अनीस जंग को बताता है कि ये जो जूते हैं जो मैंने पहन रखे हैं ना, ये मुझे किसी ने दिया हुआ है। अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए एक मैनर में वो बताता है, द फैक्ट दैट, वास्तविकता यह है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। रियलिटी ये है कि ये जो जूते साहिब ने पहन रखे हैं ये जूते किसी अमीर घर के किसी अमीर बच्चे के हैं जिसने अपने जूते दान कर दिए या किसी को दे दिए होते हैं। जब हमारी कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो हम उसको किसी को और को दे देते हैं। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि जो एक पेयर शूज़ थे उसमें एक जूते में होल हो रखे थे, इसलिए उस बच्चे ने, जो रिच बॉय था, वो उसको पहनने से मना कर दिया होगा और उसने ये जो शूज़ है उसको साहिब को दे दिया है। डज नॉट बॉदर हिम, बॉदर मीन्स परेशान करना या चिंतित होना, इस बात से उसे कोई भी परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बेयर फुट नंगे पाँव वॉक करते हैं। इवन शूज़ विद द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए एक ऐसे जूते का भी मिलना जिसमें होल हो मान लो कि उनके सपनों को पूरा करता हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशनली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, बट एक जूता तो उसको मिल गया, हालांकि उसके ड्रीम पूरे हो गए, जैसे भी एक जो उसको शूज़ मिला उसमें मान लो होल हो या डिस्कलर्ड हो किसी भी तरह से, एनीवे he has completed his desire of wearing shoes, but this is very hard to complete his wish of playing tennis। और जो टेनिस प्ले है वो खेलना वो साहिब के पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और आज सुबह क्या हो रहा है कि जो साहिब है वो मिल्क बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथों में एक स्टील का कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, साहिब ने बताया अनीस जंग को कि यहाँ रोड से नीचे जाते हुए नीचे एक टी स्टॉल है जहाँ मैं वर्क करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूरी को दिखाते हुए उसने बताया कि नीचे रोड के पास एक टी स्टॉल है, वहाँ मैं वर्क करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे तीनों पहर के खाने भी मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अनीस जंग ने कहा कि मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा। अनीस जंग सेइंग दैट आई सी हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जैसे रंग उड़ गए हो या फिर मेरे प्रश्न का उसके चेहरे पर कोई प्रभाव न पड़ा हो। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो अनीस जंग कहती है कि मैंने देखा कि उस बच्चे ने अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर एक कनिस्टर रखा हुआ था जो कि कहीं गुना हैवी था, जो कि वो बच्चा इवन अपने कंधे पर प्लास्टिक के बैग्स लेकर के चलता था, उससे कई गुना बहुत ही हैवी कनिस्टर उसके बैग पर है। द बैग वॉज हिज,
वो बैग जो वो अपने कंधे पर लेकर चलता था, भले ही उसमें वो रैक पिक करके रखता हो या प्लास्टिक का हो या फटा हुआ, चाहे जैसा भी बैग हो, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी स्टॉक। मीन्स कि जो बच्चा अपने पीठ पर अपना खुद का एक पैकेट लेकर चलता था, वो उसका अपना खुद का पैकेट था, बट ये जो कनिस्टर है ये उसके मालिक का है, उसका अपना नहीं है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। Anis Jung is saying that Sahib is no longer his own master because now Sahib is working under the tea stall owner. So the writer is saying about the Sahib that he is no his own master. क्योंकि देखो, जो साहेब है पहले वो अपना खुद का मालिक था, क्योंकि वो रैक पिकिंग करता था, उसको किसी के ऑर्डर की रिक्वायर नहीं थी कि यहाँ से रैक पिक करो, वहाँ से करो, या इतने टाइम में करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक था, वो कोई सर्वेंट नहीं था। बट अब वो टी स्टॉल में काम कर रहा है तो वो अपने मालिक के अकॉर्डिंग काम करेगा।